नमस्कार, मी पूनम शंकरात विशेष कार्यक्रमामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत करते. कोरोनाची पहिली लाट व दुसरी लाट आणि कोरोनाचे होणारे संक्रमण यामुळे सामान्य जनता धास्तावलेली असताना कोरोनाची तिसरी लाट येण्याचे संकेत आहेत. अशातच नागरिकांच्या मनात लहान मुलं यांना कोरोना संक्रमण होऊ नये याची भीती सुद्धा आहे. पण जर एखाद्या लहान बालकाला संक्रमण झालेच तर परिस्थिती कशी हाताळायची, कशा प्रकारे काळजी घ्यायची याबद्दलची संपूर्ण माहिती आम्ही बालरोग तज्ञ यांच्याकडून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर जाणून घेऊया. तज्ञांना असे वाटते की मुलांमध्ये वाढीव गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल गुंतागुंत घरी स्वतःची औषधोपचार करू नये, तर लवकरात लवकर बालरुग्ण तज्ञांच्या लक्षात आणून दिल्यास कोविड संसर्गाचा परिणाम कमी होऊ शकतो. मॉन्सून नंतरच्या तिसऱ्या लाटेच्या अंदाजानुसार बालरोग विषयक लोकसंख्येच्या मोठ्या प्रमाणात समावेश होण्याची भीती असल्याने तज्ञांनी पालकांना पुढील काळात पोटदुखी, उलट्या, सैलगती, भूक न लागणे यासारख्या लक्षणांबाबत जागरूक राहण्याचा सल्ला दिला आहे. आणि लवकरात लवकर एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या. घरी कोविड रुग्ण असल्यास मुलाची तब्येत अधिक गंभीरपणे पाहिली. सर, सध्या जो कोविडचा थर्ड वेव्ह येण्याचे म्हणजे संकेत दिसत आहेत सगळ्याला, प्रशासनाने त्याच्यावर लहान मुलांसाठी बेड्सची तयारी केलेली आहे. म्हटलं जात आहे की लहान मुलं जास्त संक्रमित होते. तर लहान मुलांना आतून म्हणजे कुठल्या शरीराच्या भागावर काही प्रॉब्लेम होऊ शकतो का या कोविडमुळे? त्याच्या लिव्हरवर, हार्टवर, कुठल्याही अवयवांवर त्रास होऊ शकतो? सगळ्यात पहिल्यांदा तर मी तुम्हा सगळ्यांना हे म्हणेल की घाबरू नका. कारण समजा आपण जास्त घाबरलो तर आपल्याला त्रास जास्त होईल. दुसरी गोष्ट, वॅक्सिनेशन सगळ्यांनी जेवढं होत असेल लवकरात लवकर करा. तिसरी गोष्ट, लहान मुलांमध्ये होणारी जी थर्ड वेव्ह आहे त्याच्याबद्दल अजूनही वेगवेगळे ज्ञानी विज्ञान यांचे जे शास्त्रांमध्ये जे जे आलेलं आहे वर्णन, ते बेसिकली डाटा युरोप, अमेरिका आणि वेस्टर्न कंट्रीजमधनं आलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये असं दिसलं आहे की 10 ते 15% साधारणतः लहान मुलांमध्ये त्रास होईल. पुष्कळ वेळा समजा घरी व्यवस्थित राहिले, सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन केलं आणि मास्कचा वापर केला तर लहान मुलांमध्ये खूप त्रास होणार नाही. 10 ते 15% हा त्रास होऊ शकतो अशी अपेक्षा आहे. आता बघूया म्युटेशन कसे येतात ते. जे सगळ्यात कॉमन सिस्टीम आहे ती आहे रेस्पिरेटरी सिस्टीम, म्हणजे श्वासनलिका, लंग्स यांचं इन्व्हॉल्वमेंट. दुसरी कॉमन सिस्टीम आहे जी आहे पोट. लहान मुलांचा पोट आणि विकार तज्ज्ञ असल्यामुळे डेफिनेटली आपल्याला हा विचार येतो की कोणत्या प्रकारचे आजार लहान मुलांच्या पोटांचे रिलेटेड असतात आणि कोविडमुळे कसे अफेक्ट होतात. तर बेसिकली असं आढळलेलं आहे की 10 ते 15% सर्दी खोकला व्हायच्या अगोदर देखील कधी कधी पोट बिघडतं. आणि त्या लहान मुलांच्या पोट बिघडण्यामध्ये डायरिया म्हणजे लूज मोशन, अतिसार, पोटदुखी, त्यानंतर बेसिकली उलट्या होणं, जेवायची इच्छा न होणं ही प्राथमिक लक्षणं राहतील. तर पुष्कळ वेळा सर्दी खोकला नसला आणि नुसतं जुलाब सुरू झालेत तरी देखील आपण असं विचार करावा लागू शकतो की हा कोविड तर नाही ना. पण हे फक्त 10 ते 15% मुलांमध्ये होईल असं वाटतं. मुख्यत्वे लहान मुलं ही साधारणतः या कोविडपासून वेगळी राहतील, कारण त्यांच्यासाठी असलेला कोविडला असलेला जो रिसेप्टर आहे तो लहान मुलांमध्ये कमी, जो लागतो रिसेप्टर बॉडीमध्ये एंट्री करायला, तो लहान मुलांमध्ये फार कमी आढळतो. तर ओव्हरऑल शास्त्र असंच सांगतं की चान्सेस कमी आहेत लहान मुलांमध्ये, एक 10 ते 15%. प्रिडॉमिनेंटली श्वासनलिकेचं इन्व्हॉल्वमेंट जास्त राहील. पोटाचं इन्व्हॉल्वमेंट, आतड्यांचं इन्व्हॉल्वमेंट डेफिनेटली राहू शकतं 10 ते 15%. पण आपण सगळ्यांनी मिळून काळजी घेतली, घाबरलं नाही, स्वच्छता ठेवली, हात वारंवार धुतले, मास्क घातलं, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवलं आणि मॅक्सिमम वॅक्सिनेशन समजा सगळ्यांनी केलं आणि पॉझिटिव्ह विचार ठेवले तर साधारणतः हा त्रास होणार नाही. एक सर, लहान मुलांची जी लस आहे ती अजूनपर्यंत आलेली नाही आहे. तर लसीकरणावरनं की काय तुम्हाला त्यांना सांगायचं आहे, जे पालक आहे लहान मुलांचे, कळत नकळत होऊ शकतं की एखाद्या पाल्याला ते कोविड संक्रमण होऊ शकतं. तर अशा वेळेला त्यांनी काय काळजी घ्यायची आणि सध्या लस यायची आहे तर त्यावरून आपलं काय म्हणतं? लस यायची हे बरोबर, पण जिथे तिथे शक्य आहे तिथे तिथे त्या घराच्या आई वडील, आजी आजोबांनी लस लावून घ्यावी आणि लवकरात लवकर लावून घ्यावी जिथे जमेल तिथे. त्यामुळे घरी व्हायरसचं संक्रमण थोडं कमी होऊ शकतं. दुसरं, सगळे तेच म्हणतायत सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क घाला, इव्हन लहान मुलांना पण मास्क घाला. त्यानंतर लहान मुलं साधारणतः लक्ष देत नाही, मास्क नाकावरून खाली काढतात खेळताना, तर ते सगळ्या गोष्टी अवॉइड कराव्या.
आणि स्वच्छता ठेवणं आणि ॲज फार एज पॉसिबल जेवढ्या लवकर हे ट्रायल्स वॅक्सिन्सचे लहान मुलांमधले कंप्लीट होतील तेवढ्या लवकरात लवकर गव्हर्नमेंटनी लहान मुलांसाठी वॅक्सिन उपलब्ध करून द्या. देशातील एक्स्ट्रोपोलेटेड आकडेवारीचा संदर्भ देताना सांगितले आहे की लहान मुलांमध्ये गॅस्ट्रोशी संबंधित समस्यांव्यतिरिक्त लहान आतड्यात जळजळ होऊ शकते आणि अपेंडिक्सची क्वचितच वाढ होते. यकृत सजीवांच्या शरीरात निर्माण होणारे द्रव्य कमी असल्यास खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत मुलाला आयसीयू उपचार देखील आवश्यक असू शकतात. लहान मुलांना मास्क घालणे, त्यांची स्वच्छता ठेवणे आणि शारीरिक अंतर राखणे हे आवश्यक आहे. ज्याद्वारे SCE2 रेस्पिरेटर ज्याद्वारे कोरोना व्हायरस ही कादंबरी पेशींमध्ये प्रवेश करते ती आतड्यात, विशेषतः लहान आतड्यात आहे. अतिसार हा एक सामान्य लक्षण आहे ज्यानंतर इतरांना ओटी पोटात आणि उलट्या होणे यासारखे वेदना होतात. जाणून घेऊया याबद्दल एक विशेष माहिती डॉक्टर विंकी रुमानी यांच्याकडून. करंटली जो कोविड का स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बट अभी आने वाले सिचुएशन में सेकेंड वेव जहाँ खत्म होने पर आया है तो कहा जा रहा है रिसर्च पर हो सकता है कि रूमर्स भी हो कि थर्ड वेव में बच्चे ज़्यादा इफेक्टेड होंगे. इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए ये हमने पहली वेव में देखा कि बच्चे बिल्कुल बहुत ही रेयर अफेक्टेड थे. सेकेंड वेव में काफ़ी बच्चे जिनको संक्रमण हुआ और तकरीबन ऐसा देखा गया कि 10 से 12% जो पेशेंट्स थे वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप के थे. तो ऐसा एक परसेप्शन हम कह सकते हैं कि है कि तीसरी वेव जो आएगी उसमें बच्चे ज़्यादा संक्रमित होने की उनकी संभावना है. अब ये क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि पहली वेव में जो अडल्ट जो कि बड़े उम्र के थे यानी 45 से ऊपर और 60 से ऊपर वो उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स हुए और उसके बाद में सेकेंड वेव जब आई तो कुछ उनमें से बड़े जो एल्डरली लोग थे उनको वैक्सीनेशन हो गया, यंग जो थे उनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ. इसलिए यंग जो पॉपुलेशन थी 18 से 45 उनको संक्रमण तो ज्यादा हुआ ही पर उनको सीवियर डिजीज भी ज्यादा हुई. तो इस प्रकार से हम ऐसा सोच सकते हैं, ऐसे संभावना जाहिर कर सकते हैं कि जो तीसरी वेव आएगी तब तक जो अडल्ट पॉपुलेशन है उनका वैक्सीनेशन हो जाएगा और बच्चों का वैक्सीन अभी तक तो कुछ भी ऐसा सरकार द्वारा कोई भी निर्देश नहीं दिए गए हैं. इस कारण बच्चों में तीसरी वेव में संक्रमण होने की संभावना है, इसको हम नकार नहीं सकते. बट सर जो सेकेंड वेव में जो बच्चे हैं वो भी काफी ज्यादा संक्रमित हुए हैं. विदर्भ के कई सारी सिटीज ऐसी थी कि जहाँ पे बच्चों की डेथ्स भी हुई है. नागपुर में अभी तक के ऐसे केसेस हुए भी होंगे तो वो अब तक सामने नहीं है. तो इन चीजों का थर्ड वेव और सेकेंड वेव में नॉर्मल लोगों पर किस तरीके का इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए कुल मिलाकर सेकेंड वेव में भी बच्चे संक्रमित जरूर हुए लेकिन सीवियरिटी जो है वो कम रही. ऐसा नहीं कि ऐसे बच्चे सीवियर नहीं हुए. मॉडरेट टू सीवियर डिजीज जिसे हम कहते हैं, निमोनिया जिसे हम कहते हैं, ऐसे बच्चों में भी हुआ. लेकिन जैसे हमने अडल्ट वयस्कों में देखा है कि 15% लोग करीब हॉस्पिटलाइज होते हैं और 5% लोग होते हैं जिनको कम से ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है या उनको आईसीयू की भी जरूरत पड़ती है. लेकिन बच्चों में जो परसेंटेज है वो काफी कम रहा. यानी अगर हम अडल्ट से वयस्कों से अगर कंपेयर करेंगे तो बच्चों में सीवियरिटी कम रहती है लेकिन बच्चों में भी सीवियर डिजीज हो सकती है. और विशेषकर एक जो बीमारी है बच्चों में जो देखी गई है पोस्ट कोविड यानी कोविड के तकरीबन 4 से 6 हफ्ते बाद एक मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो बच्चों में देखी गई है MIS-C जिसे हम कहते हैं. यह बीमारी के बच्चे जो है वो अभी तक देखे गए हैं और वे अभी क्योंकि सेकेंड वेव खत्म हुई है उसके बाद में भी इस प्रकार की संभावना है कि ऐसे जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज के बच्चे जो है वो आगे भी देखने को मिलेंगे. बट अभी जो सिचुएशन है यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो एज ग्रुप वाइज वैक्सीनेशन शुरू है. बच्चों के लिए अभी तक की कोई वैक्सीन नहीं आया है तो इम्यूनिटी लेवल एज कम्पेयर टू अडल्ट बच्चों में थोड़ा सा कम होता है क्योंकि हम लोग हमारे डाइट्स का ख्याल रख सकते हैं. बच्चों के डाइट का ख्याल हमें रखना पड़ता है. तो इम्यूनिटी लेवल और वैक्सीनेशन उनके लिए कुछ नहीं. तो इन चीजों का क्या अफेक्ट पड़ सकता है? बिल्कुल आपकी बात सही है कि बच्चों में भी वैक्सीनेशन करना जरूरी है और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे देश में 18 वर्ष से कम आयु वाले जो पॉपुलेशन है टोटल वो 35% है. तो हम कैसे हमारे देश के 35% यानी 35% लोग बच्चों को छोड़ सकते हैं? हम इनको छोड़कर अपने देश में इस पेंडेमिक को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकेंगे. हमको आज नहीं तो कल कभी ना कभी इन बच्चों को वैक्सीनेशन जरूर लगवाना पड़ेगा और सरकार को यह निर्णय लेना पड़ेगा. अभी जो तकलीफें वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की जो इश्यूज हैं
शायद इस कारण सरकार उस नतीजे पर नहीं पहुंच रही है, लेकिन जल्दी सरकार को सोचना पड़ेगा और बच्चों को भी वैक्सीनेशन जो है उसको करने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम इस कोविड-19 की जो पेंडेमिक है इसको हम खत्म कर पाएंगे। अभी तक के WHO या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से किसी की भी तरफ से ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि बच्चों में एक्चुअल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इस ड्यूरिंग कोविड, कि अगर सिम्टम्स नहीं दिखते हैं या फिर अगर माइनर सिम्टम्स दिखते हैं तो वो कैसे पहचानना चाहिए एक पेरेंट को? नहीं, देखिए, जैसे अडल्ट्स में कोविड के सिम्टम्स लक्षण होते हैं, बच्चों में भी वही लक्षण होते हैं, लेकिन कुछ एडिशनल लक्षण जो देखे गए हैं, विशेषकर वॉमिटिंग और लूज मोशन यानी कि उल्टी और दस्त, इस प्रकार के प्रॉब्लम के कई बच्चे इस दूसरी वेव में आए और उनका जब हमने कोविड टेस्ट कराया तो वो कोविड पॉजिटिव निकले। तो इस प्रकार के सिम्टम्स, कुछ बच्चों में कंजक्टिवाइटिस जो होती है, तो इस प्रकार से थोड़े सिम्टम्स जो हैं वो कुछ एडिशनल सिम्टम्स बच्चों में देखे गए हैं लेकिन कुल मिलाकर जो बाकी नॉर्मल सिम्टम्स जो अडल्ट में है वो बच्चों में भी देखे गए हैं। बट सर ऐसे भी जगह हो सकता है कि ऐसे चांसेस है क्या कि अगर कोई सिम्टम्स नहीं नजर आ रहा है, मतलब बच्चा नॉर्मल है या सब चीजें हैं, इसके बाद में भी अगर किसी बच्चे को कोविड हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। असिम्प्टोमेटिक कोविड बच्चों में बहुत कॉमन है। हम लोगों ने देखा है कि एक्चुअली बच्चे जो होते हैं उनको कोविड यूजुअली माँ बाप से ज्यादा होता है या अपने परिवार के सदस्यों से होता है। कई बार तो मालूम ही नहीं पड़ता है, बच्चे जो है वो असिम्प्टोमेटिक रहते हैं और ज्यादातर बच्चे जो है मॉडरेट टू सीवियर डिजीज बच्चों में उल्टा कम होती है, इसलिए असिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स वाले बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। एंड सर फिलहाल मतलब अगर बच्चों को वैक्सीनेशन भी नहीं है और बच्चों का इम्यूनिटी लेवल जो है वो कंपेयर टू अडल्ट्स बहुत कम है, तो यहाँ पर अगर बच्चों के लिए हमें प्रिकॉशंस लेने हैं या हमें अगर सेफ रखना है तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि इस समय बच्चे बाहर, स्कूल्स बंद हैं तो बच्चे बाहर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि बच्चे जो है घर पे रहें। और दूसरा, बच्चों को भी जो विशेषकर 2 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको भी अगर वो थोड़ा भी बाहर निकलते हैं तो उनको मास्क पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा गया है कि आमतौर पे हम बच्चों को मास्क बिल्कुल नहीं पहनाते, तो ये हमको करना जरूरी है। दूसरा, अगर घर में कोई भी एक भी कोविड पेशेंट है तो ऐसे स्थिति में उसको भी बच्चों को दूर रखना चाहिए और उस समय पूरे घर में सभी ने मास्क पहनना बहुत आवश्यक है, यह बहुत जरूरी है। और एक और चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये, क्योंकि इस समय बच्चे अपने घरों में हैं, वो बाहर नहीं जा रहे हैं, इसलिए उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, यानी वो मोबाइल पे रहते हैं या टेलीविजन ज्यादा देखते हैं। इस कारण एक साइको सोशल इफेक्ट्स जो है बच्चों पर देखे जा रहे हैं। इसीलिए पेरेंट्स को, माँ बाप को अभी बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए और बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनको कोई ना कोई कार्य देना चाहिए, यह बहुत जरूरी हो गया है। बट सर यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी भी क्रिएट होती है कि जहाँ अगर बच्चा कोविड इन्फेक्टेड है तो हो सकता है कि वो मेंटली उसे थोड़ा सा कुछ फील हो या मेंटली वो थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाए। और इसके अलावा अगर कोविड नहीं भी है तो भी जैसे आपने कहा कि बच्चों ने घर पे रहकर वक्त बिता रहे हैं, तो इसकी वजह से कोई दूसरी बीमारियां उन्हें कैच कर सकती है क्या? जैसे मैंने बताया कि ये एक मेंटल इश्यूज जो है उनको भी हमको एड्रेस करना बहुत जरूरी है और ये साइकोलॉजिकल जो इश्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कोविड और कोविड के बाद भी कई लंबे समय तक चल सकते हैं। विशेषकर इस समय की जो स्थिति ऐसी हो गई है कि बच्चे जो आमतौर पर बाहर खेलने जाते थे, अपने छोटे छोटे मित्रों से और यारों दोस्तों के साथ बैठते थे, उनके साथ मिलते थे, स्कूल में इंटरेक्शन होता था, ये सारी चीजें अभी चेंज हो गई है। तो ऐसे स्थिति में निश्चित रूप से बच्चों पर इसका असर डेफिनेटली आ सकता है। इसीलिए ये सारा जो भी एक्टिविटीज जो वो बाहर करते थे वो एक्टिविटीज घर में पेरेंट्स ने, पालकों ने और बाकी सब ने करनी चाहिए बच्चों के साथ, यह बहुत आवश्यक है। अगर इन केस सर अगर किसी बच्चे को सिम्टम्स या विदाउट सिम्टम्स अगर कोविड कैच करता है तो एक पेरेंट्स ने, क्योंकि अभी बड़े एडल्ट्स भी डर जाते हैं कि कोविड हो गया है तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस ले लेते हैं, खाना पीना छूट जाता है ऐसी सिचुएशन में, हेल्थी डाइट जो एक्चुअल में नीडेड है कोविड के लिए, तो ये सारी चीजें नहीं होती है। तो ये लोगों ने बच्चों का अगर केयर करना है तो क्या स्पेसिफिक चीजें हैं जो बहुत करना जरूरी है? आपने पूछा है कि कोविड अगर पॉजिटिव होता है तो डेफिनेटली देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोविड अगर पॉजिटिव होता है और उसको माइल्ड डिजीज है बच्चे को या असिम्प्टोमेटिक है तो उसको घर में ही रखना है। घर में बच्चों को आइसोलेट करना बहुत कठिन होता है, इसीलिए माँ बाप जो है वो बच्चों के साथ में थोड़ा बहुत उनको खाना देने के लिए या रह सकते हैं, लेकिन उनको सबको घर में मास्क पहनना अति आवश्यक है। साथ ही साथ हमें बच्चों का, जैसे कि हम पल्स ऑक्सीमीटर से, हम लोग बड़ों का पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन देखते हैं, बच्चों का भी देखना चाहिए। हालांकि बच्चों में
ये जो अंगूठा होता है वहां पर पल्स ऑक्सीमीटर थंब में लगाना पड़ता है ताकि वो अच्छे से फिट हो सके। और 94 से अगर नीचे रीडिंग जाती है तो हमको यही देखना है कि ऐसी स्थिति में हमें बच्चे को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। हमें यह भी देखना है कि बच्चे को कहीं बहुत ज्यादा लूज मोशंस और वॉमिटिंग्स और डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा है। हमें यह भी देखना है कि बच्चे की सांस बहुत तेज तो नहीं चल रही है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो हमें बच्चे को हॉस्पिटलाइज भी करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इस प्रकार से अगर बच्चों में कोविड होता है तो फिर हमको काफी विजिलेंट रहना है, काफी सावधानियां बरतनी है, काफी ध्यान देना है। एंड सर करंटली जहाँ पे नागपुर प्रशासन तैयारी कर रहा है कि अगर थर्ड वेव में बच्चे अगर इन्फेक्टेड होते हैं तो बेड्स की तैयारी, ये सारी चीजें की जा रही है। तो एज ए डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे या आपका क्या मैसेज है एक बच्चों के पेरेंट्स के लिए कि अगर बच्चों का केयर करना है तो वो किस तरीके से करें ड्यूरिंग नॉट कोविड? बिल्कुल, देखिए कैसा है कि बच्चे इस समय सेकेंड वेव में भी इफेक्ट हुए हैं और बच्चों में इस समय तक सीवियर डिजीज कम देखी गई है, लेकिन इसका मतलब हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सीवियर डिजीज बच्चों में नहीं आएगी। इसीलिए जब भी ऐसा समझो फिर से ये थर्ड वेव आती है, अगर आती है और उसमें बच्चे हमारे संक्रमित होते हैं तो निश्चित रूप से हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा। और बच्चों का भी जैसे अगर थोड़े भी सिम्टम्स आते हैं, उनको कुछ भी कोविड सिम्टम्स आते हैं, सर्दी खांसी बुखार या लूज मोशन वॉमिटिंग, तो हम कोविड टेस्ट जरूर कराएंगे। नंबर 2 ये है कि अगर घर में कोई भी एक संक्रमण रहता है जिसको कोविड संक्रमण हो तो बच्चों का भी हमें टेस्ट करा लेना चाहिए और उनके ऊपर में भी हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस चीज को थर्ड वेव में बच्चों का संक्रमण न हो इसकी भी हमने पूरी कोशिश करनी चाहिए। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो हम सबने पालन करना है, बच्चों से भी ये पालन करवाने की आवश्यकता है। सर एक और क्वेश्चन मुझे पूछना है आपसे कि अगर सीरियसली कोविड इन्फेक्टेड होता है और अगर वो मेंटली स्ट्रेस अगर लेता है तो एक पेरेंट ने या फिर अगर उसके कोई क्लोज वंस है तो अगर उसे उस सिचुएशन से बाहर निकालना है तो उस ड्यूरिंग क्या करना चाहिए? देखिए इसमें चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, लेकिन उसके पहले मैंने जैसे बताया कि परिवार के सदस्य जो हैं वो बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं अपने अपने बच्चों के लिए। वो इसीलिए है क्योंकि हमको बच्चों को समय देना पड़ेगा। हम इस समय पे उनके ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं तो वो वैसे ही मोबाइल पे या अपने गैजेट्स पे बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं, उसके अलावा वो टेलीविजन में ज्यादा समय दे रहे हैं। तो हमें बच्चों को थोड़ा सा इन चीजों से दूर करके उनके इंटरेस्ट की चीजें, उनके जो रुचि की चीजें हैं उनमें उनको ज्यादा बिजी रखने की आवश्यकता है। जैसे किसी को अगर ड्राइंग पसंद है तो उसको ड्राइंग करवाएं, या किसी को किसी इंडोर गेम पसंद है तो उसको इंडोर गेम में रुचि है तो उसको इंडोर गेम खिलाएं और हम खुद अपना समय बच्चों को दें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है अगर बच्चों को इन साइको सोशल इश्यूज से दूर रखना है। अगर स्थिति ज्यादा हो जाती है तो निश्चित रूप से हमें जो चाइल्ड सायकोलॉजिस्ट है उनकी भी जरूरत पड़ सकती है। कोविडच्या दुसऱ्या लाटेत त्यांनी गॅस्ट्रोशी संबंधित अनेक समस्या पाहिल्या आहेत। कोविड पीडित बालरोग रुग्णांमध्ये प्रौढांपेक्षा जठररोग विषयक समस्या अधिक सामान्य आहेत। उन्हाळ्यात व्हायरस प्रेरित गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या सामान्य आहे। आम्हाला कोविडचा संशय आहे, विशेषतः घरात सकारात्मक सदस्य असल्यास। घरी सकारात्मक सदस्य नसल्यास आरटीपीसीआर चाचणी घेण्यापूर्वी गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल मुद्द्यांव्यतिरिक्त नाक वाहणारे, नाक किंवा ताप आहे की नाही याची तपासणी करून घ्यावी। मुलांना बाह्य अन्न, कोल्ड ड्रिंक आणि उन्हात बाहेर जाण्याचे टाळण्याचा सल्ला हे तज्ञ डॉक्टर देतात। कोविड रुग्णांना कमी ग्रेड ताप असलेल्या मोकळ्या हालचालींची लक्षणे आढळून आल्यास त्यांची काळजी घ्यावी। मुलांना बाह्य अन्न, न शिजवलेले अन्न, जंक फूड आणि फक्त क्लोरीनयुक्त किंवा अतिनीतील उपचारित पाणी पिणे आवश्यक आहे। पालकांनी ताबडतोब लसीकरण करणे फार गरजेचे आहे, जेणेकरून त्यांच्या पालकांना याचा त्रास उद्भवणार नाही आणि त्याचप्रमाणे अतिशय काळजीपूर्वक राहणे ही गरजेचे आहे।